अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन को पिछले कुछ एक वीडियो से पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सभी लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें आपको बताया था कि हम विद्युत अपघटनी सेल को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जिसमें हमने आपको बताया था कि विद्युत अपघटन का गुणात्मक दृष्टिकोण, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि यदि किसी सेल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे विद्युत अपघट्य के विलयन में, तो कैथोड पर अपचयन होता है, किसका अपचयन होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण होगा, एनोड किसके बनाते हैं, कैथोड किसके बनाते हैं, दैट्स इट। ये बहुत सारी बातें हम सभी लोगों ने विद्युत अपघटन के गुणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ी थी, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसके बाद हम सभी लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पर कोई धातु अगर मिलती है अपचयन के दौरान तो कितनी धातु मिलती है। अगर हमें एनोड पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया से कोई गैस मिल रही है तो उस गैस का आयतन कितना होगा, इट मीन्स हाउ मच पर जब हम बात करते हैं कितना, इस पर जब हम बात करते हैं कि विद्युत अपघटन करा रहे हैं तो कितना धातु मिलेगा, कितनी गैस मिलेगी, हाउ मच के बारे में जब हमारा क्वेश्चन आता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा किस सेगमेंट का पार्ट है। तो आप बोलते हो जो हमारा विद्युत अपघटन है उसका जो मात्रात्मक दृष्टिकोण है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, उसके अंतर्गत हम इन सब बातों की स्टडी करते हैं। और आप सबको हमने बताया था कि जो मात्रात्मक दृष्टिकोण होता है उसके अंतर्गत हम फैराडे के नियम को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फैराडे के नियम को। फैराडे के नियम यहाँ पर जो हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो विद्युत अपघटन के नियम हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि विद्युत अपघटन के फैराडे के कौन कौन से नियम होते हैं, इस पर बात करी जाती है। तो फैराडे का प्रथम नियम पूरी डिटेल के साथ हम आपको पढ़ा चुके थे। ठीक है, मैं हल्का सा उसका ब्रीफिंग करता हूँ। जिन बच्चों ने वो डिटेल ना देखा हो वो डिटेल को ज़रूर देख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कब लगेगा, इसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट एक ही चीज़ की करूँगा कि आप क्रम से वीडियो ज़रूर देख लें। देखो, मैं फैराडे के प्रथम नियम के बारे में जो मेन फॉर्मूले थे उनके बारे में बताता हूँ कि विद्युत अपघटन पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा जो W है वो आवेश के समानुपाती होती है। सबसे पहला हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने W बराबर Z/Q पढ़ा था, समानुपाती का चिन्ह हटाया जिसको हम Z बोलते हैं। Z क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। डिटेल में लिख लेना, लिखाया जा चुका है, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद अगर हम Q बराबर सूत्र रखें तो Q बराबर होता है I/T। तो ये W बराबर ZIT हो गया, समीकरण नंबर 3। ये भी फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम सब लोगों ने Z को निकालना सीखा था। ठीक है, याद करिए, Z निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा कि हम मोलर मास लेते हैं या एटॉमिक मास लेते हैं अगर एटम होगा तो, अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर। ठीक है, ये होता है किसका सूत्र? Z का सूत्र होता है। और जब हम Z का सूत्र रख देंगे तो W बराबर क्या आ गया था? mm इंटू IT अपॉन 96500 इंटू NF। ये फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था। इन फॉर्मूलों से अगर हम mm को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? W बटे मोलर मास, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल। इलेक्ट्रोड पर कोई भी पदार्थ कितने मोल में मिलेगा उसके लिए सूत्र कौन सा यूज़ करते हैं? N बराबर I/T अपॉन 96500 इंटू NF, समीकरण नंबर 6। सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन था हमारा ये। सारे सवालों में, अधिकांश सवालों में हम इसका यूज़ करते हैं। और आपको ये भी बताया था कि अणुभार में अगर हम n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है तुल्यांकी भार। तो इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था? W बराबर EIT अपॉन 96500। ये भी सूत्र था
ये सूत्र भी उपयोगी है, ये भी उपयोगी है, बट सबसे ज़्यादा उपयोग मैं करूँगा इक्वेशन नंबर 6वें का। और इक्वेशन नंबर 6वें से ही देखिए कि जो नंबर ऑफ मोल मिलते हैं, इलेक्ट्रोड पर जो मोल मिलते हैं वो इलेक्ट्रोड के एन फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये यहीं से निकल के आया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 बना लीजिए। अब मान लो कैथोड पर मोल मिलेंगे Nc, एनोड पर मोल मिलेंगे Na, तो बताओ कैथोड का मोल फ्रैक्शन एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ कैथोड, और एनोड का एन फैक्टर क्या होगा, तो एन फैक्टर ऑफ एनोड ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला था जिसको हम इक्वेशन नंबर 9 बना दे रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे और ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को एक एक से याद होना चाहिए, ठीक है। ये है फैराडे के फर्स्ट नियम। फैराडे का प्रथम नियम मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ब्रीफिंग मैंने आपको यहाँ पर इसलिए दे दी है क्योंकि जितनी बार आप सुनोगे उतना बढ़िया आप लोगों को आने लगेगा, जितनी बार सुनो, क्योंकि ये चीज़ें देखने पर समझ में आती हैं। आप नोट्स बना लेते हो तो 1-2 दिन शायद याद भी रहती हैं, बट जल्दी ही भूल जाती हैं, इसलिए इसकी बार बार मेमोराइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने ब्रीफिंग करी है, आपको जब जैसा समय मिला करे ये फॉर्मूले एक बार ज़रूर लिख लिया करो। फॉर्मूलों को लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैंने ढेरों सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं। उन क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो आपको मज़ा आने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन सब पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फैराडे का द्वितीय नियम। ध्यान से समझना है, हम लोगों को बात करनी है फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस या जिसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन से रिलेटेड जो नियम है वो फैराडे के नियम हैं केमिस्ट्री में। ये फैराडे ने फिजिक्स में जो वर्क किया या जिन फैराडे ने वर्क किया, मुझे उनसे ज़्यादा इंटर रिलेट नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ फैराडे का नियम आपको पूछा गया है तो आप फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से रिलेटेड लिखोगे और द्वितीय नियम क्या होता है इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसकी भाषा लिख देता हूँ। इसकी भाषा देखो, जब श्रेणी क्रम में जुड़े, जब श्रेणी क्रम में जुड़े, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान वैद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, समान वैद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न पदार्थों के द्रव्यमान, पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होते हैं, तुल्यांकी भारों के अनुपात में होते हैं। ये है हमारी भाषा, इसको आप याद कर लीजिएगा पहले, ठीक है। देखो, लर्न आपको करना पड़ेगा,
आप जैसे लर्न करना चाहो आप वैसे लर्न कर लो, मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों के विलयन। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो इसके आगे अभी हम कुछ सूत्र लिखेंगे, चलो मैं सूत्र लिख भी देता हूँ। W1 या WA कह लो, WA रेशियो WB रेशियो WC रेशियो WD बराबर क्या होगा, EA रेशियो EB रेशियो EC रेशियो ED। इसी को लिखने का एक और तरीका है WA/EA बराबर WB/EB बराबर WC/ED बराबर WD/ED। कुछ लोग इस सूत्र के बिहाव पर इस वाली परिभाषा को एक नया रूप में लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे, जब इसी भाषा को लिख रहे हैं, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान वैद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। ये परिभाषा भी आप इसकी लिख सकते हो। देखो आप ध्यान से समझना, ये W है मतलब ग्राम में मात्रा है और ये अणुभार है। ग्राम में मात्रा में अगर अणुभार से भाग देंगे तो ये निकलेगा मोल, इसको क्या बोलते हैं, मोल। ठीक है। इसी तरह पदार्थ की ग्राम में मात्रा में अगर तुल्यांक की भार से देंगे भाग तो इसको बोलेंगे ग्राम तुल्यांक, जिसको क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक। देखो तो ग्राम तुल्यांक A के लिए, ग्राम तुल्यांक B के लिए, ग्राम तुल्यांक C के लिए, ग्राम तुल्यांक D के लिए क्या है, बराबर है। देखो मैं अभी समझा रहा हूँ, मैंने आपकी वर्ड टू वर्ड भाषा लिखी हुई है, क्योंकि आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है, फैराडे के द्वितीय नियम का उल्लेख करो। तो कुछ बच्चों को समझ में तो आता है मगर वो अपनी भाषा को लिख नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने पहले भाषा लिखी हुई है। मैं समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ पर मैं वेरीफाई करूँगा, सिद्ध करूँगा कि क्यों ऐसे जो नियम है वो कहाँ से आ गया। ठीक है। आप सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से समझें जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि दो तरह की भाषाएं हैं। मैं दोनों तरह की भाषाओं पर बाद में आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं ध्यान से बता दूँ कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्य के विलयन। देखो समझना, एक हमारे पास विलयन है, सपोज दैट जिंक सल्फेट का, क्या है, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है, और दूसरा विलयन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। ठीक है। हमारे पास दो विलयन हैं, जिंक सल्फेट का जलीय विलयन है और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। ठीक है। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड का संपर्क हमने बैटरी के ऋण सिरे से कर दिया। ठीक है। बैटरी के ऋण सिरे से, ये छोटा वाला सिरा होता है नेगेटिव और ये जो बड़ा सिरा होता है ये होता है पॉजिटिव। एक बड़ी बैटरी है और इसके धन सिरे का संपर्क कर दिया यहाँ के एक इलेक्ट्रोड से। ध्यान से समझना, ये क्या है,
ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, आप खुद से बताओ इस इलेक्ट्रोड से बैटरी का कौन सा सिरा जुड़ा हुआ है, ऋण वाला सिरा जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। और ये हमारा बैटरी का धन सिरा है, इससे हमारा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड को हम क्या नाम देंगे, तो आप बोलोगे इस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे एनोड। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं इनको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इनको आपस में जोड़ दीजिए। ये एक इलेक्ट्रोड था और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इनको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो हमारा ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 1, ये विद्युत अपघटनी सेल नंबर 1 है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नंबर 2। ये हमारा विद्युत अपघटनी सेल नंबर 1 है और ये विद्युत अपघटनी सेल नंबर 2 है। इनको हमने इस तरीके से जोड़ दिया तो हम बोलते हैं दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन, ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में इनको हमने जोड़ा हुआ है। ये सेल किस क्रम में जुड़ गए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जुड़ने का मतलब है कि I क्या होगा, समान होगा, विद्युत धारा क्या होगी, समान होगी। जितनी विद्युत धारा इस सेल में जाएगी उतनी ही विद्युत धारा इस सेल में जाएगी। अब आप बताओ, अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिंक सल्फेट के जलीय विलयन का हमने क्या किया, विद्युत अपघटन किया। जिंक सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया। तो आप बताओ जिंक सल्फेट के विद्युत अपघटन से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त होगा, आप खुद से बताओ। Zn2+ और H2O, ठीक है, Zn2+ और H2O। इनमें से मानक अपचयन विभव ज़्यादा किसका है, जिंक का। तो हमारा जो कैथोड होगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, आप बोलोगे Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन बराबर जिंक। तो आप बताओ यहाँ पर जो कैथोड है वहाँ पर कौन इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पर कौन इकट्ठा हो जाएगा, तो आप बोलोगे जिंक इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैथोड में क्या होगा, दूसरे वाले सेल में। एनोड पर भी होगा। अभी हम कैथोड को लेकर के आपको समझाना चाह रहे हैं, एनोड पर भी कुछ रिएक्शन होगी। चलो हम लिख देते हैं कि एनोड पर क्या होगा। आप बताओ एनोड पर क्या होगा। तो आपने बोला एनोड पर 2 आयन हैं, एक है SO4 और एक है H2O। तो ऑक्सीकरण किसका होगा, तो आपको पता है H2O का होगा। और H2O का जब ऑक्सीकरण होगा तो किस तरह से बनता है, O2 गैस मिलेगी, 4H+ मिलेगा और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। याद करिए, आपको बताया जा चुका है कि जिंक सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होगा तो कैथोड पर मिलेगा जिंक, कैथोड पर मिलेगा जिंक, और एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, O2 गैस मिलेगी। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखो वही विद्युत धारा कॉपर सल्फेट में भी जा रही है। तो कैथोड कॉपर सल्फेट में बताओ कौन से आयन थे, Cu2+ थे और H2O थे। तो कैथोड पर क्या होगा, अपचयन किसका होगा, अपचयन। तो आपको पता है Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, किस में बदल जाएगा, Cu में। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसका होगा, SO4 और H2O में किसका होगा, H2O का होगा। तो 2 मोल्स ऑफ H2O किस में बदल जाएगा, O2 में, प्लस 4H+ में और 4 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है, याद आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पर जो कैथोड है वहाँ पर कौन इकट्ठा होगा, तो आप बोलोगे वहाँ पर इकट्ठा होगा कॉपर। और एनोड पर कौन सी गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ये चीज़ें प्रोसेस होगी। जैसे आपने विद्युत अपघटन का प्रथम नियम पढ़ा है ना, फैराडे वाला। तो फैराडे वाले प्रथम नियम में आपने क्या पढ़ा है कि जो पदार्थ इकट्ठा होगा वो आवेश की मात्रा के समानुपाती होगा, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ, मैं साइड से थोड़ा मिटा रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, आपको बता रहा हूँ। जिनको भाषा याद करनी हो वो भाषा तो 2 मिनट में याद कर लोगे। मैं इसको थोड़ा सा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता पाऊँ कि कैसे आपने ये चीज़ लिख दी है, या फैराडे को ये सपना थोड़ी ना हो गया था कि ऐसा लिख दो। मैं इसको बता रहा हूँ। हमने क्या काम किया, ये 2 सेल लिए, इनको इस तरह से जोड़ दिया। जोड़ने का तरीका दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं कि हमने इनको किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और श्रेणी क्रम में धारा की मात्रा क्या होती है, समान होती है। जैसे हमने धारा प्रवाहित करी तो जितनी धारा इसमें जाएगी उतनी ही धारा इसमें जाएगी, जितने समय तक धारा इसमें जाएगी उतने ही समय तक धारा इसमें जाएगी। मतलब जितना आवेश इसमें प्रवाहित होगा उतना ही आवेश इसमें प्रवाहित होगा। तो आप बताओ, अगर हम कॉपर के रिगार्डिंग बात करें तो वेट ऑफ कॉपर, जो कॉपर का वेट होगा वो आवेश की मात्रा के समानुपाती होगा। आपने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा है ना। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जिंक की मात्रा कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये भी आवेश की मात्रा के समानुपाती होगी, ठीक है। या समानुपाती का चिन्ह थोड़ा सा हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, W ऑफ CU बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू Q। समीकरण नंबर हो गया 2। और अगर हम जिंक के बारे में बात करें तो W ऑफ Zn प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q। समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, Z इंटू Q। समीकरण नंबर 4। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए I का मान समान होगा। दोनों के लिए I का मान समान होगा। यदि देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने I तो समान भेज दी दोनों में, भाई श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसका मतलब जितना I इसमें जाएगा उतना ही I इसमें जाएगा। हम करंट ऑन करेंगे तो जितना सेकंड करंट इसमें जाएगा उतना ही सेकंड करंट इसमें जाएगा। समय भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि समान समय के लिए धारा प्रवाहित होती है, समान समय के लिए धारा प्रवाहित होती है, इसलिए Q बराबर क्या होगा, Q का मान दोनों सेलों के लिए, दोनों सेल के लिए समान होगा। Q का मान दोनों सेल के लिए समान होगा, ठीक है। तो आप बताओ, समीकरण 2 में समीकरण 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, W ऑफ CU अपॉन W ऑफ Zn बराबर, यहाँ पर Z ऑफ CU कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, Z ऑफ Zn, ठीक है, बराबर Z ऑफ CU अपॉन Z ऑफ Zn। ये हो जाएगा। आपको देखो अभी अभी बताया Z का सूत्र क्या होता है, Z का सूत्र क्या होता है, Z का सूत्र होता है, Z का सूत्र आपने पढ़ा है ना, क्या होता है, E कह रहा हूँ, मोलर मास ऑफ कॉपर अपॉन 96500 इंटू NF। यही चीज़ यहाँ हो जाएगी, मोलर मास ऑफ Zn अपॉन 96500 इंटू NF। ये हो जाएगा, ये तो 96500 कट जाएगा, ये अणुभार बटे NF, इसको क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार कॉपर का, ये इसको क्या बोलेंगे, तुल्यांकी भार जिंक का। तो हम इसी सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, इसी सूत्र को लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं आपको, W ऑफ CU अपॉन W ऑफ Zn बराबर E ऑफ CU अपॉन E ऑफ Zn। ये था हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। देखो फैराडे का द्वितीय नियम यही है कि WA बटे EA बराबर WB बटे EB बराबर WC बटे ED बराबर WD बटे ED बराबर, ठीक है। अभी हमने कंपेयर किसको किया, जिंक को और कॉपर को।
आप कंपेयर किसको कर सकते थे, जिंक को और ऑक्सीजन को। आप किसको कंपेयर कर सकते थे, जिंक को, सॉरी कॉपर को और ऑक्सीजन को। आप किन्हीं भी दो का कंपैरिजन कर सकते थे। आप देखते कि किसी एक पदार्थ की मात्रा बटे किसी दूसरे पदार्थ की मात्रा बराबर पहले पदार्थ का तुल्यांकी भार बटे दूसरे पदार्थ का तुल्यांकी भार। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिखने का तरीका बदल दे रहा हूँ। तो W ऑफ Cu बटे E ऑफ Cu बराबर W ऑफ Zn अपॉन E ऑफ Zn। ये ग्राम तुल्यांक हैं कॉपर के, ये ग्राम तुल्यांक हैं जिंक के। और ग्राम तुल्यांकों की मात्रा क्या होती है, समान होती है जब दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान आवेश समान समय के लिए प्रवाहित किया जाता है। कर सकते हो ना इसे। इसको बोलते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। ध्यान से समझना है आप सभी बच्चों को, ये याद रखिएगा। मैं दो सेल लूँगा और दो सेल में कहूँगा कि ये सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, या कहूँगा इन सेलों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है। तो आपको याद रखना है कि कैथोड पर कुछ मिलेगा, मान लो वो पदार्थ A है, इस वाले एनोड पर कुछ मिलेगा, उसका नाम कुछ होगा। इस वाले कैथोड पर कुछ मिलेगा, इस वाले एनोड पर कुछ मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लो वो पदार्थ इस वाले पदार्थ पर मिलता है, A इस पर मिलता है, B इसका मिलता है, C इसका मिलता है, D। तो ऐसी सिचुएशन में हम फैराडे के द्वितीय नियम को लगाएंगे कैसे। तो आप बोलोगे A की मात्रा बटे A का तुल्यांक की भार बराबर B की मात्रा बटे B का तुल्यांक की भार बराबर C की मात्रा बटे C का तुल्यांक की भार बराबर D की मात्रा बटे D का तुल्यांक की भार। ये सूत्र लगा करके हम बार बार अप्लाई करेंगे। ये सूत्र कहाँ से आया, कोई नया नहीं है, बस फैराडे का प्रथम नियम ही हमने लगाया है सिस्टमेटिक वे में। और ये मानते हुए कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो धारा समान रहेगी, समान समय तक इसमें धारा भेजी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो W और E का जो अनुपात है, जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उन पर क्या आएगा, समान आएगा। अब आप इस भाषा को पढ़ लीजिए कि जब श्रेणी क्रम में, दिख रहा है ना, ये क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, ये देखो ये विद्युत अपघट्य का विलयन था जिंक सल्फेट का, ये किसका था, कॉपर सल्फेट का। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो जितना आवेश इसमें गया उतना ही आवेश इसमें गया, क्योंकि I का मान समान होता है, समान समय के लिए भेजा। तो I का मान समान है, T का मान समान है, तो I इंटू T का मान या I इंटू T का गुणनफल भी कैसा होगा, समान होगा। मतलब Q का मान क्या होगा, समान होगा। और Q का मान समान है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवेश की मात्रा क्या है, समान है। तो क्या बोलेंगे, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है। चलो बढ़िया है। तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न पदार्थों के द्रव्यमान, देखो इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर कॉपर इकट्ठा होगा, जिंक इकट्ठा होगा, यहाँ पर कॉपर इकट्ठा होगा। तो इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होते हैं। मतलब इसका अनुपात पहले वाले का, दूसरे का अनुपात, तीसरे का अनुपात, चौथे का अनुपात, A के तुल्यांकी भार, B के तुल्यांकी भार, C के तुल्यांकी भार, D के तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। इसको लिखो, फिर ये लिख दो भाई, ये एक ही चीज़ है। E A से डिवाइड करोगे, E B से डिवाइड करोगे तो ये इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। इनका अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो या तो आप यहाँ से भाषा लिख करके यहाँ तक लिख सकते हो। ये भाषा मैंने आपको किताब जैसी लिखी हुई है, जैसी बुक में दी हुई है मैंने वैसी भाषा लिख दी है। इसी भाषा को मैं इस तरह से भी लिखता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों भाषाएँ एक जैसी हैं, कोई भी आप पेपर में लिख सकते हो कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ तक तो चीज़ सही है। तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। ये W में M से भाग दोगे तो मोल कहलाएंगे, और W में E से भाग दोगे तो ग्राम तुल्यांक कहलाएंगे। तो एक इलेक्ट्रोड पर ग्राम तुल्यांक, दूसरे पर ग्राम तुल्यांक, तीसरे पर ग्राम तुल्यांक, चौथे पर ग्राम तुल्यांक, ये क्या होंगे, समान होंगे। तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थों के समान ग्राम तुल्यांक मुक्त होते हैं। इसको बोलते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। और फैराडे के द्वितीय नियम को आप मैथमेटिकली लिखना सीख लीजिएगा, क्योंकि हम सवाल लगाएंगे। सवालों में बार बार प्रथम नियम लगता है, बार बार द्वितीय नियम लगता है। तो ऐसी स्थिति ना आए कि आपको एक नियम तो आता है, दूसरा नियम नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आप सवाल पूरे तरीके से नहीं कर पाओगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि अच्छे से इस वीडियो को एसिमुलेट करिए, समझिए, खुद से लिखने की कोशिश करिए, याद करिए। मगर याद करने के तुरंत बाद आप प्रैक्टिस करना चाहो तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, बट बेहतर होगा कि आप इसकी प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करें। 2 दिन रुक करके फिर प्रैक्टिस करें, 1 दिन रुक करके प्रैक्टिस करें। तो जितनी चीज़ें भूलनी होंगी वो 1 दिन में, 1.5 दिन में भूल जाती हैं।
तो आप अगर रुक के प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल ये था फैराडे का द्वितीय नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है और इस नियम को ध्यान से आप समझिएगा, अच्छे से करिएगा और खूब सारी लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। सवाल कराएंगे तो इन सब नियमों की आपको वैल्यू पता चलेगी कि कितने उपयोगी ये नियम हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन तो दूर की बात है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है, आप इसको खूब अच्छे से करिए, चाहे वो नीट हो चाहे वो IITs हो, ये सब क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो कब अपलोड किया है और आप उस नोटिफिकेशन की सहायता से वीडियो को देख लें। कुछ बच्चे जो पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ पाए हैं, कई बच्चों ने कहा है सर अब ये कब पढ़ाओगे वो कब पढ़ाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे कहना एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। उस चैनल की प्लेलिस्ट में सबसे पहले सिलेबस देखें कि सिलेबस में क्या क्या है और फिर उस चैनल की प्लेलिस्ट में देखें मैंने चैप्टर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट तैयार करी है। तो आप देखें आपके 12th क्लास के जो भी लेसन मैंने पढ़ाए हों उन सारे लेसन को आप क्रम से देखिए। मैं व्यवस्थित पढ़ाया हूँ, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि गोलमोल करके थोड़ा बहुत पढ़ा के और छोड़ दिया। मैं पढ़ाया हूँ तो पूरा पढ़ाया हूँ और पूरा पढ़ाऊँगा। मान लो किसी में एक आध दो वीडियो कम है तो वो मैं आपके परीक्षा तक अपलोड कर दूँगा। तो इसलिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद से सर्च करना सीखें, खुद से ढूंढना सीखें। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने डाल रखी हैं, सभी बच्चे उनको फॉलो करें तो आप सभी लोगों के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर तो अपने आप आते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, आप अच्छा लिखते हो। ठीक है, समझाने वाली बात है, मैं जितना मैक्सिमम समझा सकता हूँ उतना समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको खूब सारी प्रैक्टिस कराता हूँ। और उसके बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लापरवाही कर रहे हैं, आप रेगुलरली नहीं बना रहे हैं। आप एक दिन पढ़ते हैं 3 दिन भूल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि रोज़ 1 घंटे का नियम बनाइए कि हमें 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, वीडियो देखना है, लिखना है, मेमोराइज़ करना है, तो आप अच्छा कर पाओगे। मेरा आपसे यही उम्मीद है। आप सभी लोगों को मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।